नमस्कार, मैं रविश कुमार। लोकतंत्र के कई खतरे होते हैं। हर खतरे का संबंध दूसरे खतरे से होता है, इसलिए एक साथ सभी खतरों पर नजर रखनी चाहिए। कोई किसी से बड़ा या छोटा नहीं होता है। प्रधानमंत्री परिवारवाद को सबसे बड़ा खतरा बताते हैं, लेकिन पैसावाद को नहीं बताते हैं। विपक्ष भी संस्थाओं के डरपोक और रीढ़हीन हो जाने के खतरे की बात करता है, लेकिन पैसावाद को खतरा नहीं बताता है। इससे हो यह रहा है कि पार्टी और राजनीति दोनों उसके हाथों में है जिसके पास पैसा है। लोकतंत्र को झूठ से भी बहुत खतरा है। अब जैसे रफाल का ही उदाहरण लीजिए। भारत के सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट की मुहर लग गई, लेकिन आज तक फ्रांस से इस मामले में जांच होने और दलाली दिए और लिए जाने की खबरें आती रहती हैं। आज भी यह खबर आ गई है जो फिर से इस बंद अध्याय के पन्ने खोलने लगी है। सच और झूठ की तमाम परतों के बीच आसमान में उड़ान भरने के बाद यह रफाल जमीन पर उतरता है तो उसकी खरीद से जुड़े सवाल भी वापस लौट आते हैं। 10 फरवरी को इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से आई खबर के बाद से भारत में रफाल के सवाल फिर से उड़ान भरने लगे हैं। फ्रांस के रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इंडोनेशिया से 42 रफाल विमान बेचने का सौदा हुआ है। 42 विमानों का सौदा $8.1 अरब में हुआ है। रॉयटर से आई इस खबर के कई मायने हैं। इंडोनेशिया 42 विमान $8.1 अरब में खरीदने जा रहा है, जबकि भारत ने 36 रफाल विमान का सौदा $8.84 अरब में किया था। हिंदी में एक लाइन में समझिए, भारत ने कम विमान खरीदे लेकिन ज्यादा दाम दिया। इंडोनेशिया ने भारत से 6 रफाल ज्यादा खरीदे लेकिन भारत से कम दाम दिया। हर बार सवाल उठता है, हर बार सफाई दी जाती है, मगर रफाल के सौदे का विवाद मंडराता रहता है। किसी सौदे की जानकारी की तह तक पहुंचने का रास्ता अगर बंद लिफाफा हो तो इसे भी आप लोकतंत्र के खतरों में गिन सकते हैं। विपक्ष गंभीरता से इस सवाल को उठाते रहता है कि सरकार में संस्थाएं राजनीतिक हो गई हैं, डरपोक हो गई हैं, केवल विपक्ष के खिलाफ काम करती हैं। इसके जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ईडी और सीबीआई निष्पक्ष संस्था हैं, वो अपना काम करती रहती हैं, लेकिन बीच में चुनाव आ जाता है, सरकार का कोई रोल नहीं। ऐसा लगता है कि ईडी और सीबीआई का सिस्टम ऑटोमेटिक चलता है और यह सिर्फ इत्तेफाक की बात है कि चुनाव आते ही इनके अधिकारियों को केवल विपक्ष के नेताओं, उनके रिश्तेदारों या समर्थक नजर आने लगते हैं। चुनाव आता है तो एक और काम होने लगता है। प्रधानमंत्री जिस ईडी को निष्पक्ष बताते हैं, उसके संयुक्त निदेशक और आईपीएस राजेश्वर सिंह अपनी सेवा से रिटायरमेंट लेते हैं और सीधे बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं बीजेपी में परिवारवाद नहीं है, जबकि बीजेपी के भीतर भी परिवारवाद के कई रूप हैं। जैसे बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल हैं, वे भी सांसद हैं और उसी जगह से सांसद हैं जहां से उनके पिता सांसद रहे थे। वसुंधरा राजे, यशोधरा राजे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, परिवारवाद से इन्हें आप कैसे अलग करेंगे? 2019 में ज्योतिरादित्य सिंधिया को हरा देने वाले बीजेपी के सांसद को मंत्री नहीं बनाया जाता है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को दूसरे दल से लाकर सांसद भी बनाया जाता है और मंत्री भी बनाया जाता है। क्या यह परिवारवाद नहीं है? अगर प्रतिभावाद है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को 1.25 लाख से अधिक वोट से हराने वाले भाजपा सांसद केपी सिंह को प्रतिभाशाली नहीं मानने का आधार क्या है? एक और उदाहरण देना चाहूंगा। यूपी में बीजेपी ने तय किया कि सांसद और विधायक के परिवार के सदस्य को टिकट नहीं देंगे, फिर कुछ को दिया जाता है, कुछ को नहीं। यूपी के पंचायत चुनाव में इस नियम की खूब वकालत हुई, लेकिन जब जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत के चुनाव की बारी आई तब परिवार के सदस्यों को टिकट दिया गया और जीते भी। तो ग्राउंड लेवल पे आप परिवारवाद को मौका दे रहे हैं।